दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नगर विधानसभा से पूर्व विधायक रहे और कांग्रेस के कैंडिडेट नगर से वाजबली जी। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका भी। पहले तो सर आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपने बिजी शेड्यूल से। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। अभी इलेक्शन हुए थे राजस्थान विधानसभा के, तो जिस तरह आपका कांग्रेस का रिजल्ट आया वो काफी निराशाजनक रहा। आप भी उससे संतुष्ट नहीं होंगे। क्या कारण रहे? सबसे पहले आपकी हार का क्या कारण रहा अपने विधानसभा क्षेत्र में, और किन किन मुद्दों को लोगों ने पसंद किया, क्या भ्रामकता फैली, क्या क्या मुद्दे रहे सर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सवाल और लोगों को रूबरू कराते हैं। लोकसभा चुनाव में हमारा रिजल्ट अच्छा रहा। विधानसभा के अंदर करीब 8 महीने हो गए और बहुत अच्छा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मैं बहुत ज्यादा कोई निराशाजनक नहीं मानता हूँ और वोट शेयर भी हमारा बढ़ा। पर जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करती है, प्रोपेगेंडा फैलाकर और जाति, धर्म और सारी चीजों को लाकर, वो लोग जनता को भ्रमित करने में कामयाब रहे। मैं तो ये कहना चाहूंगा। नहीं तो जनता ने फिर भी अच्छा सपोर्ट किया। पहले से हमारी वोटें बढ़ी, तो जो जनता का रिजल्ट है वो स्वीकार है। और अब 6-8 महीने हो गए और 8 ही महीनों के अंदर जनता का मन उठ चुका है। 2-3 महीने पहले तो जब लोकसभा चुनाव हुए तो जहां हम करीब 1000-1500 वोटों से पीछे रहे बीजेपी से, वहीं पे इसी विधानसभा में 17-18 हजार वोटों से लीड मिली कांग्रेस को। तो निश्चित तौर पर जनता ने बहुत जल्दी इनका रूप पहचान लिया और जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चलाई हुई योजनाएं थी उनको बंद किया और बहुत सारे जो काम रोकने का काम किया, तो जनता ने इनको जान लिया है। और बहुत जैसे ही आने वाले वक्त में भी पब्लिक पूरा अपनी वोट के माध्यम से इनको जवाब देगी। सर, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी विधानसभा चुनाव में, तो क्या प्रबल मुद्दे रहे जो जिसे लेकर कांग्रेस उतरी? क्या वो मुद्दे कामयाब नहीं हो पाए? जिस तरह कांग्रेस की सरकार ने काम किया वहां पे, अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी स्कीमें, बड़े एडवर्टाइजमेंट भी किए, क्यों वो मुद्दे जनता तक नहीं पहुंच पाए? क्यों जनता उन मुद्दों को नहीं समझ पाई? निश्चित तौर पे देखो, मैं तो यही मानूंगा कि जनता हमेशा जो है जो अपने वाली होने वाले लाभ चीजें होती है, कई बार उन्हें समझ में टाइम लगता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल है। और ये हो सकता है हमारी कार्यकर्ताओं की भी कमी रही कि उनको एहसास नहीं दिला पाए कि इस चीज कितनी जरूरी है उनके लिए। और बीजेपी जो है वो जाति और धर्म और कम्युनलिज्म के नाम पे चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है बहक जाती है उनके मुद्दों में और वो उन चीजों में कामयाब रहे। मैं अपनी विधानसभा में बात करूं तो उन्होंने हमारे नकली वीडियो चलाए कि सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे इनकी रैलियों में, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से जब जनता भ्रमित हो जाती है तो वो कई बार काम और इन सब चीजों को नहीं देख पाती। तो ये कुछ डिफरेंस रहे और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आ भी गया। 4-5 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो जनता ने जवाब दिया उनको इस बात का। अगर सर बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो एक प्रबल दावेदार थी वसुंधरा राजे जी बीजेपी की मुख्यमंत्री की, और उन्हें दरकिनार कर भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। असल में देखा जाता है जब ऐसी सिचुएशन कांग्रेस में पनपती है तो बीजेपी उस चीज का फायदा उठा लेती है। वो एमएलए को खरीद कर या कुछ भी करके, अगर कोई उसका नेता नाराज है, कांग्रेस इस चीज में सफल क्यों नहीं हो पा रही है कि अगर बीजेपी से कोई नेता जो बहुत बड़ा नेता है, तो राज्य सरकार, राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा नेता है, वो उनसे नाराज है, उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, फिर भी वो बीजेपी के साथ है, और कांग्रेस क्यों उसे अप्रोच नहीं कर पा रही है? देखिए, ये अपनी पार्टी की अप्रोच है। कांग्रेस ने कभी ज्यादा ये तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करी। जो जनता का जनादेश है उसको हमेशा स्वीकारा है और अब उन्होंने किसको बनाया किसको नहीं बनाया वो उनकी पार्टी का मैटर है। लेकिन इसे ये साफ ये जरूर पता चलता है कि जनता की इन जो 5-6 महीने 8 महीने का कार्यकाल रहा, इसमें सरकार जो है सिर्फ पुरानी योजनाएं बंद कर रही है और कैसे प्रदेश चलाया जाता है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है और काफी हद तक जनता में निराशा का माहौल है। तो ये अलग अलग पार्टियों का अलग अप्रोच है, पर कांग्रेस ने हमेशा स्वच्छ राजनीति करी है। जो जनादेश मिला है उसका सम्मान किया है और मुझे लगता है कहीं ये ठीक भी है। जनता को एहसास होगा कि उन्होंने किसको गलत और किसको सही चुना और आने वाले वक्त में चीजें पहले से बेहतर होंगी। सर, क्या आप ये समझते हैं कि एक टिकट बंटवारा भी आपके विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें हार का एक प्रमुख कारण रहा? जैसे आपके पड़ोस विधानसभा की बात करी जाए, अगर वहां पर मुख्तियार जी और जाहिदा जी आमने सामने हो गए, अगर कांग्रेस समझदारी से एक टिकट देती तो क्या वहां पे स्थिति और दूसरी हो सकती थी? क्योंकि वहां पे एक ऐसा कैंडिडेट जीता जिसे राजस्थान की कुछ समझ नहीं है। अचानक से बीजेपी उसे हरियाणा से लाती है और यहाँ पे पहली बार चुनाव लड़ाती है। वहां के उसे न कामा के लोगों का कुछ पता है, ना राजस्थान में मेवात क्षेत्र है उसका कुछ पता है, वो अचानक जीत जाती है। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस की जो हार का एक कारण रहा वो टिकट बंटवारा भी रहा? नहीं, निश्चित तौर पे बहुत सी जगह टिकट चेंज हुए और वहां कांग्रेस रिपीट भी हुई और कुछ जगह टिकट चेंज नहीं हो पाए। ये टिकट बंटवारा या टिकट डिसाइड करना एक बहुत आसान काम नहीं होता है। प्रदेश से लेकर ब्लॉक से लेकर दिल्ली तक सर्वे भी होते हैं, कमेटीज होती है, मीटिंग्स होती है।
तो निश्चित तौर पे आज जब हमारे रिजल्ट आए तो हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई कहीं कमी रही, कभी कहीं नहीं रही। निश्चित तौर पर कमी तो रही, कमी नहीं रहती तो फिर सरकार क्यों नहीं बनी। तो कमी तो रही, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे पार्टी वाले पहले से बेहतर निर्णय लेंगे और पार्टी मजबूत हो, और आने वाले टाइम में इन चीजों को दूर कर हम लोग आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पे जनता का जनादेश जो है वो हमारे पक्ष में होगा। सर, अगर स्थानीय मेवात के स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ, आप राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, राज्य मंत्री रहे, तो क्या क्या कार्य आपने किया और उसका कार्य का आपको फल नहीं मिला, आप विधानसभा चुनाव हार गए, और क्या क्या आपने कार्य किया मेवात के लोगों के लिए? देखिए, एजुकेशन एक बहुत बेसिक नीड है और नींव है किसी भी बिल्डिंग की बात करी जाए तो हमारे समाज के लिए। हमारे एमएलए बनने के बाद हमने 3 कॉलेजेस यहां खोले। अब से पहले 50 साल में सिर्फ एक कॉलेज खुला था जिसके लिए बिल्डिंग भी नहीं थी, उसकी बिल्डिंग भी हमने बनवाई स्पेशल वेट सेशन करा के, और 3 और कॉलेज खोले जिसमें गर्ल्स के लिए एक अलग कॉलेज खुला, एक जनरल कॉलेज खुला और एक एग्रीकल्चर कॉलेज खुला, ताकि अब हायर एजुकेशन के लिए लोगों को यहां राहत मिले। करीब 50-60 साल पुराने जो स्कूल 5वीं तक के थे उनको अपग्रेड करवाया, नए स्कूल भी खोले। तो इस इलाके के अंदर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत बेहतर हुआ और आज कई सौ बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। तो काम तो बहुत है, गिनाना चाहिए तो हमने तो एक किताब है, किताब देंगे आपको, हमने तो किताब छाप के बताया कि क्या काम करा जा सकता है, क्या काम करना चाहिए। अस्पताल हमारे यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उप जिला अस्पताल हमने अपने यहाँ पे खोले, ट्रॉमा सेंटर खोले, पीएचसी खोले, सीएचसी खोले, हमने 4 नई तहसीलें खोली, थाने खोले, और जो पशुओं के लिए जो होते हैं अस्पताल वो खोले गए। सब दोनों जगह सबसे बड़ा बिजली घर हमारे यहाँ बन रहा है, ऑलमोस्ट आधा तो चालू हो जाएगा। तो ऐसा कोई एरिया नहीं बचा जहां काम हुआ नहीं हो। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 50-60 साल से जब से नगर विधानसभा बनी है अब तक था, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 50 साल में था, तो वो तहसील की बात करें या एसडीएम ऑफिस की बात करें, पंचायत समिति की बात करें, अस्पतालों की बात करें, उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन 5 सालों में नगर विधानसभा में खड़ा हुआ। और लेकिन ये जनता है, कई बार ये विकास को अनदेखी कर देती है, जाति और धर्म के नाम पे कई बार जब लोगों को बांटा जाता है तो निश्चित तौर पे, लेकिन वक्त निकलने के बाद ही सब चीज समझ में आती है। और फिर भी लोगों ने हमें बहुत चाहा और बहुत अच्छी हमें वोट दी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, अगर मेवात के मुद्दों की बात की जाए तो एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, मेवात के लोगों को रोजगार पाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो क्या आपकी ओर से, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, क्या आपकी ओर से कदम उठाए गए कि मेवात के लोगों को यहाँ रोजगार मिले, यहीं वो अपना जो है कार्य करें? देखिए, निश्चित तौर पे रोजगार बहुत बड़ी समस्या है और बेरोजगारी ही जन्म देती है गलत काम करने के लिए। जो लोग कई बार गलत कामों में मुब्तला हो जाते हैं, वो लोग बेरोजगार हैं, करने के लिए कुछ नहीं है, गलत रास्ते आसान लगते हैं। हम विधायक रहे तो हमने अपने इलाके के अंदर 650 बीघा के अंदर रिको इंडस्ट्रीज एरिया अप्रूव करवाया, और एक्सप्रेसवे के पास, उसके बाद में ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इस पे स्पेशल राज्य सरकार ने अपने पैसे देने के साथ इस पे एग्जिट और एंट्रेंस कट अप्रूव करवाया यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये जितने भी जब से शुरू हुआ, ये पहला ऐसा है जो चेंज ऑफ स्कोप के बाद में यहाँ कट बन रहा है। जब यहाँ रिको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा तो हजारों बच्चों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो निश्चित तौर पे जो पहले नजदीक होता है वो ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ऐसा कोई एरिया बचा नहीं जहां हमने काम ना किया। सर, एक प्रचलन सा हो गया है, पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखा बुलडोजर। ऐसी राजनीति है कि अगर कोई कानून जो है अपराध करता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। आजकल हम राजस्थान में देख रहे हैं, हर दिन लिस्ट आती है, आज इसके घर पे बुलडोजर चलेगा, आज इसके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो ये कैसी राजनीति, आप इसमें आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो है सरकार जनता की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पा रही। 5 साल में हमने जो काम किए सभी क्षेत्रों में, तो उसके मुकाबले में ये सरकार फेल होती नजर आ रही है। अब रियल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर इस तरह की कार्रवाई कर सरकार जो है एक आम जनता में एक अलग तरीके का एक माहौल पैदा करना चाहती है। और करीब जो है, जहां तक शायद 7 या 8 ऐसी कार्रवाई हो चुकी है, 2 हमारी विधानसभा में भी हुई है। तो हालांकि कार्रवाई होनी चाहिए, कोई गलत आदमी जो काम करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन ये तरीका जो है ये सही नहीं है। जितना उसने जुल्म किया है उसकी उसको सजा मिले, और सजा कोर्ट देगी। पुलिस का काम है अब चार्जशीट पेश करना, जो उसने गुनाह किए उनका रिकॉर्ड देना, कोर्ट सजा दे। तो ये जो प्रचलन है ये गलत है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता भी आवाज ना उठाए, वहां
इस तरीके का माहौल बना के ये कार्रवाई हो रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर एक मेवात में सर एक साइबर क्राइम की अगर बात की जाए तो मेवात के बहुत से लोग ऐसे हैं जो साइबर क्राइम में संलिप्त हैं। अब आपकी गवर्नमेंट थी जब, तब भी साइबर क्राइम खूब था, तो उस पर क्यों रोक अब आप तो कहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट साइबर क्राइम पे जो है रोक नहीं लगा रही, गवर्नमेंट तो आपकी भी थी उस वक्त, आपने क्या क्या कार्य किए साइबर क्राइम है जो उसको रोकने के लिए? देखिए, कोई भी क्राइम जो होता है ना, चाहे कोई भी क्राइम, चाहे वो चोरी है, चाहे वो लूट है, चाहे वो और तरीके की लड़ाई झगड़ा मारपीट है, ये क्राइम है। कोई भी क्राइम होता है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जाहिर सी बात है उसको कर्ब करें। जब हम एमएलए थे तभी भी हजारों कार्रवाई होती थी, बाहर की पुलिस यहाँ आती थी, रिकॉर्डेड होते थे, लोग हो जाते थे, क्योंकि अक्सर ये जो लोग हैं जो ये ऑनलाइन फ्रॉड के जो कार्य में लिप्त है, ये वारदातें अक्सर लोकल नहीं होती है। हमारे यहाँ पे लोकल टीम तो लोग यूज करते भी नहीं है। तो कुछ शहरों में कहा जहां ये लोग ठगी करते थे, वहां की पुलिस में जो केस रजिस्टर होते थे, सबके सब पे कार्रवाई हुई, ऐसा नहीं हुई। और ये एक बीमारी है, जैसे और तरीके की क्राइम्स होते हैं हर सब जगह। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस इलाके में क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, तो शायद ये ज्यादा थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन कार्रवाई पुलिस ने पहले भी की, और कहीं ना कहीं अब जो ये कार्रवाई हो रही है ये भी उचित है, पर यहां अभी भी जो है ये कार्रवाई जो है ये दिखावे के लिए ज्यादा हो रही है। बिना कंप्लेंट के बहुत से वालों को पकड़ लिया जाता है, कोई कंप्लेंट किसी के खिलाफ ही नहीं है, कोई ठगी कोई नहीं है। तो जो कार्रवाई हो रही है अब तो ये रियल प्रॉब्लम को ज्यादा दिखावे के लिए ज्यादा हो रही है, मैं मानता हूं। तो लेकिन कार्रवाई अगर अपराधी है तो उसमें होनी चाहिए, पर उसे पूरा मौका मिले अपनी बात रखने का, ऐसा मानते हैं। सर मेवात के अगर टैलेंट की बात की जाए तो मेवात में टैलेंट कम कभी से भी कम नहीं रहा है। आपकी बात की जाए तो आप एक सफल बिजनेसमैन भी रहे। मेवात के बहुत से लोग, बहुत से बच्चे खासकर ऐसे हैं जो खेलों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मेवात से ही एक हरियाणा के मेवात क्षेत्र से शाहबाज अहमद है, आईपीएल खेलते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, या तो राजस्थान के मेवात क्षेत्र में या हरियाणा में, मेवात क्षेत्र हरियाणा का है जो, उसमें क्या एक राष्ट्रीय सतर का या राज्य सतर का हरियाणा से या राजस्थान से किसी भी राज्य से, क्या आपको नहीं लगता कि एक स्टेडियम होना चाहिए जिसमें मेवात के बच्चों को स्पोर्ट्स के जो है ताल्लुकात चीजें सिखाई जाएं, उन्हें आगे ले जाया जाए, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, तो आप भी जानते हैं सर। निश्चित तौर पे आपने बहुत सही बात कही, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से हमारे यहाँ का जो लोकल टैलेंट है वो बाहर नहीं आ पाता। हम सबको प्राउड है जब हमारे मेवात के बच्चे आईपीएल खेलते हैं, जैसे आपने जिनका आपने जिक्र किया, शाहबाज साहब खेलते हैं, या और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग कई बार आगे आए हैं। और ये कमी सरकारों की रही कि इन इलाकों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप नहीं हो पाया स्पोर्ट्स के लिए। हमने भी कोशिश करी, स्टेडियम सेक्शन कराया यहाँ पे, लेकिन कई बार क्षेत्र में सही सरकारी जमीनें उपलब्ध ना होने की वजह से वो बन नहीं पाया टाइम पे। अभी भी अप्रूव्ड है नगर के अंदर खेल स्टेडियम। तो ये कमी रही, ये पूरी चीज नहीं हो पाई, और नहीं तो हमारे यहाँ अगर ये चीजें होती तो पहले से बेहतर हो पाता। अगर सर राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाए तो अभी वित्तीय जो है सेशन है खत्म हुआ, बजट सेशन खत्म हुआ, तो उसमें बजट पेश किया गया। क्या समझते हैं आप उस बजट से, जिस तरह बजट पेश किया गया? क्या मिडिल क्लास के लिए आप सोचते हैं? क्या आप टैक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं? देखिए, ओवरऑल चलो हम तो टेक्निकल बातें करें, आम पब्लिक समझ में नहीं आती, लेकिन जो समझ में अगर किसी को नहीं आ रही, कोई एहसास नहीं हो रहा गांव के लोगों को, तो जाहिर सी बात है उसमें उनके फायदे के लिए कोई चीज नहीं। बजट का असली मकसद तब होता जब आम आदमी के जीवन पर राहत होती, चाहे उसे महंगाई से राहत मिलती, चाहे वो कमोडिटीज के दाम कम होते, चाहे वो तेल के या बिजली है या और जो सुविधाएं हैं उनमें उनके जीवन में कुछ फर्क पड़ता, तो कुछ असर होता। अब ये तो गोल गोल घुमाने वाली बात है। अब हालांकि जो टैक्स स्लैब है उसमें उसको बढ़ाया गया है, पर जो एक इंडक्शन टैक्स था उसको हटा दिया गया, तो ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, पर आम जनता के लिए कोई खास नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि एजुकेशन का जो हमारा बजट होता है वो और कम कर दिया गया। माइनॉरिटीज के लिए जो एजुकेशन के लिए या स्कॉलरशिप्स का जो बजट होता है उसको कम किया गया। तो आम पब्लिक के लिए जो चीजें होती है, जो गरीब के लिए, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके लिए सरकार ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो। तो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो कोई फायदा इस बजट से नहीं हुआ, और ये बजट जो है अपनी सरकार को चलाने के लिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारा पैकेज उन्होंने स्पेशल पैकेज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार को दिया। भाई हाँ, वहां देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राज्यों में जरूरत नहीं है, राइट? उनको भी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, लोकल नीड्स के हिसाब से सरकार स्पेशल पैकेजेस करे। राजस्थान में हम लोग ईआरसीपी की बहुत लंबी मांग चली आ रही है, ईस्टर्न कैनाल परियोजना की, और करीब 10 साल से वो चल रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। तो कुछ ऐसा मिला नहीं था कि पब्लिक को कुछ संतुष्टि हो। सर एक अभी लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, जिस पर बहुत ही चर्चा हुई। अब उसे जीपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया है। तो क्या आप सोचते हैं उस बिल पर? उसमें कई प्रावधान थे,
उसमें वक्फ की जो है गवर्नमेंट कह रही है वक्फ की हम जो है पावर्स को कम करेंगे इसके तहत। तो क्या आप समझते हैं इसके? देखिए, ये जो सरकार है ये कभी आम जनता की जरूरतों की बात नहीं करती। एजुकेशन हो, चाहे जॉब्स हो, ये उन चीजों की बात ना करके हमेशा ऐसे मुद्दे ढूंढ के लाती है जहां धर्म का रिलेशन हो, जहां कम्युनिटीज का रिलेशन हो, और ऐसी कंट्रोवर्सीज स्पार्क करने की इसकी महारत है ताकि जनता जो है अपनी मूलभूत सुविधाएं जरूरत है उनसे भटकती रहे। कभी हिजाब की बात करते हैं, कभी 3 तलाक की बात करते हैं। ठीक है, वो सारे इशू हो सकते हैं अपने लेवल पे। वक्फ बोर्ड में अगर मान लो आपको लगता है कि कोई कमी है तो सुधारा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उसको इस तरह का नेशनल मुद्दा बनाना इनकी एक सोची समझी साजिश है। और निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है या वक्फ का जो मैनेजमेंट है वो मुस्लिम या रिलीजियस जो प्रॉपर्टीज है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो संस्थाएं हैं उससे संबंधित है। और ये चाहते हैं कि अदर कम्युनिटीज या अदर धर्म के मानने वाले लोग भी उसको मैनेज करें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट होगा, और बिना समझ के। जाहिर सी बात है, मुसलमान बेहतर समझ सकता है कि उसके धर्म के हिसाब से उसके धार्मिक संस्थान है वो कैसे चलने चाहिए, राइट। और ऐसा और भी है, चाहे वो किसी गुरुद्वारे की प्रबंधन कमेटी हो, चाहे किसी मंदिर का ट्रस्ट हो, अगर वाजिब अली वहां जाके फैसला करेगा तो वो मुझे लगता है कि वो ऐसा इतना बेहतर नहीं हो पाएगा जितना उस धर्म के लोग वहां कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करके और एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की एक आदत है जो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बार विपक्ष की ताकत उन्हें नजर आई, विपक्ष की ताकत नजर आई तभी उन्होंने जो है वो जेपीसी के लिए वो बिल भेजा। मुझे उम्मीद है जेपीसी की जो रिकमेंडेशंस होंगी वो इन सारी चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए सही रिकमेंडेशंस देंगी, ताकि इस तरह का कोई हरकत ऐसी नहीं होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर वक्फ के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना ये समाज के हितों को परेशान करने जैसी बात है। सर, आखिरी सवाल चल रहा है हमारे इंटरव्यू के। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जहां से आगे आप अपनी राजनीति को कहाँ देखते हैं? क्या आप राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कहीं जाएंगे? आपको लोकसभा में टिकट मिलने की भी उम्मीद थी, क्योंकि ये तो एससी के लिए रिजर्व थी भरपूर सीट। तो क्या देखते हैं आप अपनी आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स में सर? देखिए, मेरे को बहुत ज्यादा इमेजिनेशन आकांक्षाएं चीजें नहीं है। हमारा इलाका जो नगर है, मेरा फोकस सिर्फ यहाँ पर है। पहले भी कई लोग चुनाव से पहले साहब आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहीं यहाँ से लड़ लीजिए, ऐसा बात करते हैं। ये मेरा घर है, मेरी मातृभूमि है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जवाबदेही और जिम्मेदारी यहाँ के लिए ज्यादा है, और इसीलिए मैं राजनीति में भी आया हूँ। नहीं तो आप सबकी दुआ से मैं अच्छा खासा सेटल्ड हूँ, सब जगह कारोबार है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ जो है गड्ढों में धक्के खाने की, क्योंकि ये हमारा इलाका है, यहाँ की जवाबदेही हमारी है, विवाद है, हमारी पहचान यहाँ से है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लिए यहाँ का रिप्रेजेंटेशन मुझे करना चाहिए। मैंने चुनाव लड़े, मुझे जनता ने अच्छा मौका दिया, और इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर मैं आपके व्यूअर से कह रहा हूं, आप कंपेयर करिए बाकी सारे एमएलए का कार्यकाल। मुझे नहीं कहना चाहिए, पर आप चाहे हरियाणा वालों को भी कंपेयर कर लीजिए कि 5 साल के अंदर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कहां डेवलप हुआ। एक बुक है, वो शायद आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी विधानसभा में 5 साल के अंदर इतने डेवलपमेंट के काम हुए हों आम जनता के लिए जो इस कार्यकाल में हुए। तो मैं खुश हूं अपनी जनता की प्यार से, मोहब्बत से, और अपने उस कार्यकाल से एक जो मौका मिला, मैंने जितना मैं कर सकता था मैंने इलाके के लिए किया। और दोबारा भी आगे सिर्फ राजनीति मुझे नगर की ही करनी है। नहीं, मुझे लोकसभा या इस तरह का कोई ना मेरा इरादा है, ना कोई शौक है। नगर मेरा परिवार है, मेरा घर है, इन्हीं के लोगों की वजह से मैं आज हूं जो भी कुछ हूं। तो इनकी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं आने वाले टाइम में भी नगर को ही रिप्रेजेंट करूंगा, और कोशिश करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। जो ये सरकार का रवैया एक तरफा जो चल रहा है, बाइट जो इनका रवैया है, इसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी इसी को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। सर, मैंने बहुत से मेवात के राजनेताओं से बात की। जब मेवात में नूंह जिला बना था हरियाणा से, तो एक उसकी कंडीशन थी, उसे इसलिए बनाया गया था कि वहां पे डेवलपमेंट पे जोर दिया जाए जब वो अलग जिला बनेगा। मैं सोचता हूँ पर्सनली, जो मेवात है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मेवात ब्रिज क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, मध्य प्रदेश का भी आता है, और वहां जहाँ दिल्ली से जयपुर के बीच में बहुत बड़ा एरिया आता है। हमने देखा है भारतीय संविधान में प्रावधान है कि भाषा के या संस्कृति के आधार पर एक अलग राज्य का गठन होते हुए, मेरी स्पेशल आपसे मांग है, आप एक नेता हैं, क्या इस मेवात क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाना संभव है? संभव है तो आप यहाँ पे इसमें कितना प्रयत्न करेंगे? मेरी खुद की इच्छा है सर। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है, पर करंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो है देश के अंदर और इस दोनों राज्यों में, मुझे नहीं लगता कि ये भी संभव है। नहीं, वो क्योंकि जो लोग सत्ता के अंदर हैं या जो लोग सत्ता में आते हैं,
क्योंकि ये जिले बनाना अलग बात है और अलग राज्य बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। यूपी के अंदर 400 सीटें हैं एमएलए की, वो अपने आप को डिवाइड नहीं करवा पा रहे, बुंदेलखंड कई आवाजें लगती रहती है। तो कहने के लिए बात ठीक लगती है, लॉजिकल लगती है, बट आई डू नॉट सी दिस हैपनिंग वेरी सून। सो और अभी अब जिस चीज का जो सही वक्त नहीं होता, तो उसकी बात को कहने से भी कोई लॉजिकल बात नहीं है। आज हम चलाते रहे, उसको कोई फायदा नहीं चीजों का। सही वक्त पे सही एनवायरमेंट अगर क्रिएट होगा, तो निश्चित तौर पे सभी प्लेटफॉर्म पे मजबूती से बात उठाई भी जाएगी, इसकी लड़ाई ली जाएगी। सर, एक मेव आरक्षण की भी बात बहुत उठती है, इस पे आप क्या सोचते हैं सर? मेरे एमएलए बनने के बाद में विधानसभा के अंदर भी स्पेशल जो सेशन है उनमें भी हमेशा अपनी कम्युनिटी के आरक्षण के लिए अपनी बात उठाई, लेकिन जो एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं सभी जगह जो है बहुत बायस्ड है। और जहां इश्यूज होते हैं, जहां रिपोर्ट्स इस तरह की होती है, जहां कोई मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है, तो ये सब लोग जो है चीजों को डिले करते, किनारा करते हैं। तो हम भी इसमें कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन हमने अपने एमएलए बनने के बाद विधानसभा से लेकर सभी जगह जो है कमेटियों में अपनी बात पहुंचाई। वो बात चली भी थी आगे, कुछ सर्वे हुए भी, लेकिन मंजिल नहीं मिल पाई। लेकिन ये आवाज हमें उठाती रहनी चाहिए, क्योंकि जो आज जो मेवात की हालात है, हमारे अगर जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक हमारे स्टेटस जो है वो बहुत पीछे है। और हम तो सिर्फ यही बात कहते हैं कि सर्वे हो, असेसमेंट हो हमारी कम्युनिटी का, हमारे इलाके का, और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि अगर सही पैमाने पे चीजें हो तो हम बहुत ज्यादा डिजर्विंग है रिजर्वेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वाजिब अली। देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।